गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम सभी मैट्रिकुलेशन के मैथमेटिक्स की चैप्टर 1 से पढ़ाई करेंगे और इसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या ये मैथ्स का पहला चैप्टर है। ये बिहार बोर्ड है, BSEB, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड का है। ठीक है, और पहला ही चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे? सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या संख्या को सम्मिलित रूप से, सम्मिलित से वास्तविक संख्या कहते हैं, कहते हैं। अगर आप नंबर लाइन ले लें तो नंबर लाइन में 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके जाएंगे और इस तरफ माइनस, -1, -2, -3, -4 इस तरह से जाएंगे। इसके अंदर में मान लेते हैं √2 का वैल्यू होता है 1.414, तो यहाँ पर √2 आएगा, यानी अपरिमेय संख्या भी आ गया, परिमेय संख्या भी आ गया। यानी कि सभी चीज़ को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या सब आपस में क्या कहलाएगा? जब उनको एक ही नंबर लाइन पर अगर दिखा देंगे तो वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। अब देख लेते हैं कि एक होता है भिन्न, एक होता है भिन्न और दूसरा होता है परिमेय संख्या। इस दोनों में अंतर क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो भिन्न को हम ऐसे मान लेते हैं a/b, जहाँ b इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इसको मान लेते हैं p/q, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि हमेशा b बड़ा होगा a से। ठीक है, जैसे हमारा मार्क्स, अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमारा मार्क्स मान लीजिए कि अगर 100 में 80 आया तो ये हो गया, फिर 3/5 बोल सकते हैं। और ये हमेशा भिन्न क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, जबकि परिमेय संख्या पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इसमें कह सकते हैं 80/100, ये तो होगा ही, साथ में 100/80 भी हो सकता है, 100/80 भी हो सकता है। छोटा बड़ा p और q में कुछ भी छोटा बड़ा हो सकता है, और साथ में ये निगेटिव भी हो सकता है, जैसे 3/5, -3/5 बोल दें, या फिर -2/4 बोल दें, तो कुछ भी बोलें इसमें परिमेय संख्या में ये आ जाएगा। ठीक है, और अब देखते हैं कि हमारे 10th क्लास में जो है क्या आने वाला है? तो आने वाला है यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम। ठीक है, तो यूक्लिड का कहना था कि a इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहां R बराबर या फिर उससे छोटा 0 हो सकता है, या फिर R जो है B से छोटा होगा। यानी क्या कहा इसमें कि R का वैल्यू
जीरो से बड़ा होगा और आर का वैल्यू बी से छोटा होगा, जो भी यहाँ पर बी है। अब ये अभी समझ में तो नहीं आया होगा, लेकिन देखिए हम लोग बचपन से भाग सीखे हैं, और भाग में क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, अब इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डीवी, इसको बोलते हैं डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। और इसको बोलते हैं डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर। और इसको बोलते हैं कॉसेंट, QUOTIENT, कॉसेंट। अब प्लस में हो गया रिमाइंडर, REMAINDER। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इस जगह पर, जो है ये भी डी है और ये भी डी है, तो इस दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल हो रहा होगा। इसीलिए यूक्लिड ने क्या किया कि इसको, डिविडेंड को ए बोल दिया और डिवाइजर को बी बोल दिया। और कोसेंट को देखिए तो स्मॉल क्यू से लिखा ही है, और रिमाइंडर को स्मॉल आर से लिखा ही है। फिर एक बात ये चीज़ ध्यान दे दीजिए कि ये जो शर्त रखा है, तो हम सब मान लीजिए कि 3 से 16 को डिवाइड अगर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 3 5 जा 15 होने वाला है, और ये 6 में से 5 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो कैंसिल। तो इतना पता है कि रिमाइंडर जो है हमेशा क्या होना चाहिए, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। और इसी को डिवाइजर देखिए तो बी बोला है यूक्लिड ने, ठीक है। तो ये जो है कि इससे छोटा होना चाहिए। और एक बार फिर से यहाँ देखिए, 3 से अगर हम 15 को डिवाइड कर लेते हैं तो 3 5 जा 15, तो क्या आ रहा है, नीचे में 0 आ गया। तो एक तो कहा आर के बारे में कि आर रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, ये डिवाइजर है, ये क्या है, ये डिवाइजर है। और हो सकता है कि अगर कटने वाला आ गया तो वो 0 के बराबर भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा कि रिमाइंडर जो है 0 से छोटा या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है, और डिवाइजर से तो हमेशा छोटा होगा ही। अगर बड़ा आ रहा है, अगर आप भाग दे रहे हैं किसी बड़ी संख्या को, और आपका रिमाइंडर जिससे भाग दे रहे हैं उससे बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शर्त जो है ये डिवाइड का ये शर्त ही है। तो इस तरह से आप ये देख लीजिए कि यही फॉर्मूला जो है, ये डिवाइजर बोलिए चाहे भाज्य भाजक, अगर आप हिंदी में जानते हैं तो ये हो गया। और इंग्लिश में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इंग्लिश में ए और बी उन्होंने क्यों लिया होगा, क्योंकि दोनों का दोनों डिवाइजर और डिविडेंड डी डी से ही शुरू हो रहा है, क्योंकि कोसेंट को की बोला और रिमाइंडर को आर बोल ही दिया है। तो इसमें तो कोई डिफरेंस समझ में आ जा रहा है डिफरेंस, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि डिविडेंड को ए बोल दिया और डिवाइजर को बी बोल दिया। ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास पहला बुक का उदाहरण है कि 4052 और 5000, ये 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले इसका हम 4052 से इसका 1 2 5 7 और 6 को इस तरह से इसका HCF निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो 4 तिया 12, लगभग 3 से लग रहा है, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 15 ही रह गया, और 3 चौके 12। ठीक है, तो ये सही गया। और उसके बाद ये हो गया 0, ये हो गया 2, और ये हो गया 5 में से 1 गया तो 4,
और ये दोनों कट गया। ठीक है, और फिर अब इसको उतारेंगे यहाँ पर 4052। तो ये कितना बार में कट रहा है? अगर हम 10 से गुना कर देंगे तो ये 4200 हो जाएगा, यानी कि ये तो 4000 ही है, ये 4200 हो जा रहा है। तो 9 से या 8 से लगेगा? पहले 9 से तो चेक कर लेते हैं। 0, 9 दूना 18 के 8 कैरी 1 और 9 चौके 36 1 37, हाँ 9 से ही लगेगा। तो ये हो गया 0, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 चौक 36 1 37। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इससे घटाते हैं तो ये 2 बचेगा। यहाँ पर कितना 15 में से 8 गया 7, और 9 में से 7 गया तो 2, और ये कट गया। फिर से ये नंबर जो है अब उतरने वाला है। ये नंबर उतारिए 420, और ये 250 से ज़्यादा है, 250 से ज़्यादा है तो 500 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 1 ही लगाएंगे। तो 2 7 और 2, और अब इस तरह से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ 11 से 7 गया तो कितना 4, और ये 2 में से 3 में से 2 गया तो 1, और ये 2 7 2 आ रहा है। ठीक है, और इसको भी ये जो है 300 के आसपास 2 से होने पर चले जाएगा, इसलिए 1 टाइम में ही लगाएंगे। तो 1 4 और 8, तो 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 4, और 6 में से 4 गया 2, और ये 1। ठीक है, और अब जो है इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। 1 2 4 आया है, और यहाँ से ये लिखेंगे 1 4 और 8, तो एक बार में ही लगेगा 1 2 और 4, तो कितना हो जाएगा 8 में से 4 गया तो 4, और ये 4 में से 2 गया तो 2, और ये कट जाएगा, और फिर ये 1 2 और 4 उतरने वाला है, यानी कि कितना हो जाएगा 24। 24 5 से 5 चौके 20, उसके बाद 2, 5 दूना 10 2 12, हाँ, और ये हो गया 4, और ये दोनों कट जाएगा, और ये 24 इस तरह से होगा, तो 4 छके 24। देखिए तो पूरा पूरा ये कट गया, और यहाँ पर तो इसमें यही HCF होता है, HC और F। इस तरह से कर लेने के बाद, ये तो रफ था, लेकिन बनाना कैसे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? तो सॉल्यूशन करेंगे, आ, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम से हम जानते हैं कि, जानते हैं कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर, आर 0 से छोटा या बराबर होगा, और बी से हमेशा छोटा होने वाला है। तो देख लीजिए, इसमें मेरा ए ये है, बी ये है, क्यू ये है, और आर ये है। ठीक है, तो इसी को लिखेंगे 1 2 5 7 6 इज इक्वल टू, किससे डिवाइड किए हैं तो 4052 मल्टीप्लाई 3 प्लस 420। अब फिर से देखिए तो कि अब इस जगह को भूल जाइए, तो अब फिर से मेरे लिए बी ये है, और ए ये है, और ये कॉन्स्टेंट ये है, और रिमाइंडर मेरे लिए ये है। ठीक है ना? तो इतने दूर के लिए
किसको डिवाइड कर रहे हैं, 4052 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो 420 से। कितने बार में, 9 टाइम्स में, और बच रहा है 272 बच रहा है। ठीक है, फिर अब 272 से 420 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 420, क्योंकि इस जगह पर फिर से मेरे लिए ये हो गया डिविडेंड, यानी कि ये हो गया ए, डिवाइज़र हो गया बी, और ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर। ठीक है ना। तो इसी तरह से अब आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 272 मल्टीप्लाई 272 कितना आ रहा है, 1 + 1 4 और 8। फिर है 272, ध्यान से देखें तो ये यहाँ इस तरह से उतर रहा है। 272 इज इक्वल टू 148 मल्टीप्लाई में 1 प्लस कितना बच रहा है, 124 बच रहा है। फिर से 148 इज इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई में 1 + 24, और 124 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5 + 4, और 24 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो 4 × 6 + 0। ठीक है ना। अब जिस जगह पर हमारा रिमाइंडर 0 हो गया है, ये रिमाइंडर ये था, तो रिमाइंडर जिस जगह पर 0 हो गया तो उसी जगह पर कहेंगे कि एच सी एफ हमारा क्या होता है, तो बी होता है। और बी का वैल्यू यहाँ कितना आया है, बी का वैल्यू यहाँ 4 आया है, तो ये हमारा एच सी एफ इसका कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखिए ये हमारा था रफ वर्क। ठीक है, और बनाना आपको इस तरह से एग्जाम में। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं उदाहरण का, कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है ना। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन ये एल्गोरिदम का यूज करके, प्रमेयिका का। तो यूक्लिड 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 विभाजन एल्गोरिदम से a इज इक्वल टू BQ + R, जहां R is greater than or R is less than or equals to 0 and less than B। ठीक है, R 0 या 0 से बड़ा होगा और B से छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, R हमारा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि माना कि देखिए यही ए कोई कहेंगे, ये ए जो है, ये जो ए है, ए इसी को मान लेंगे। माना कि ए कोई, इसमें क्या कह रहा है, धनात्मक सम पूर्णांक है। क्या है, ए को मानेंगे यही धनात्मक सम पूर्णांक मानेंगे। ए कोई ए कोई ए कोई धनात्मक धनात्मक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक। और बी के बारे में क्या कहेंगे, बी, और बी क्या है, तो बी बराबर 2 है।
बी को क्या मानना है, तो जो क्वेश्चन में कहेगा क्यू के साथ जो मल्टीप्लाई होगा उसी को मान लेंगे। ठीक है, कि बी हमारा क्या है, तो 2 है। तो अब हम जानते हैं जैसे ही बी हमारा 2 है तो आर के लिए हमारे पास नियम है कि आर हमारा 0 से बड़ा और बी से छोटा होने वाला है, यानी कि 0 से बड़ा आर होगा और 2 से बी का वैल्यू 2 लिए हैं तो 2 ले लेते हैं। तो यहाँ से आर का वैल्यू हमको पता चल रहा है कि आर जो है 0 के बराबर होने वाला है, यानी 0, और ये हो जाएगा 1। 0 0 से बड़ा भी तो होने वाला है तो 1 हो गया, लेकिन 2 से छोटा, तो बस यही 2 ही नंबर आर का पता चल रहा है कि आर का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, तो 0 और 1 हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे जब जब आर बराबर 0, तो जब आर बराबर 0 लेंगे तो हमारा ए होने वाला है, ए इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2q प्लस 0, यानी a का वैल्यू 2q होगा। और जब r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1। ठीक है ना, यानी कि ये तो 2q प्लस 1 ही रहा, इसमें कुछ जुड़ या घट नहीं रहा, जैसे यहाँ से 0 गायब हो गया। ठीक है ना, तो इसमें क्या कहा कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए इस तरह से मानने के बाद जब हम यहाँ पर इस वैल्यू को इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास दो वैल्यू आ रहा है, 2q है क्या, तो q के साथ अगर कोई भी संख्या गुना हो, जैसे कि कोई भी संख्या गुना हो लेकिन 2 अगर गुना हो रहा है तो ये क्या बनेगा, किसी भी संख्या में 2 अगर गुना हो जाता है तो वो हो जाता है सम संख्या। क्या हो जाता है, सम संख्या बन जाता है। और किसी भी संख्या में 2 गुना हो रहा है वो सम संख्या तो है, लेकिन अगर उसमें 1 जोड़ दे तो वो क्या बन जाता है, विषम संख्या। क्या बन जाता है, विषम संख्या बन जाता है। ठीक है ना, जैसे q का वैल्यू अगर आप 1 ही लेंगे तो 2 इंटू 1 2 जो कि सम संख्या है, अगर आप 2 लेंगे तो 2 2 जा 4 जो कि सम संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो 1 लेने पर 2 1 जा 2 प्लस 1 3 एक विषम संख्या है। और अगर आप q का वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो रहा है, जो कि फिर से विषम संख्या है। तो ये जो बोला है कि 2q एक धनात्मक सम संख्या होता है, सम पूर्णांक 2q और विषम पूर्णांक 2q के रूप में ही होगा। तो यहाँ पर कह देंगे अतः 2q सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक के रूप का होता है, के रूप का है। और 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक के रूप का होता है। ठीक है, बस ये हो गया हमारा आंसर। ये समझ में आ रहा है आपको कि जो भी ये कह रहा है निकालने के लिए, तो पहले मान लेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हमको पता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा। ठीक है, अब इसके लिए मानना कैसे है, तो मान लेते हैं कि a जो है कोई धनात्मक सम पूर्णांक है और b बराबर 2 है, b बराबर 2 है, जो यहाँ पर q के साथ में मल्टीप्लाई रहेगा वो 2 है। ठीक है, अब जब b बराबर 2 है तो ये जो हमारे पास शर्त है, इस शर्त को यहाँ पर लिखेंगे और इस जगह पर इसके वैल्यू को पुट करेंगे। तो 0 यहाँ रहा, b का वैल्यू जैसे ही रखने पर पता चल रहा है कि r का वैल्यू 0 से शुरू होकर के 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो r का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, 0 और 1 आ रहा है। अब 0 और 1 को हम इस पर रखेंगे, इस फॉर्मूला पर रखेंगे। तो r का वैल्यू जैसे ही 0 लेंगे तो a इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए,
ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होने वाला है। तो आर का वैल्यू 0 लिए हैं तो बी मेरे लिए 2 है, यहाँ से मान लिए हैं। और क्यू मेरे लिए तो क्यू ही है, क्यू को कुछ नहीं माने हैं। और आर का वैल्यू 0 लिए तो 0 हट गया, 2 क्यू रहा जो कि सम संख्या है। और जब आर का वैल्यू हम 1 ले रहे हैं तो ए का वैल्यू 2 क्यू प्लस 1 आ रहा है जो कि एक विषम संख्या है। तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ, 2 क्यू जो है सम पूर्णांक के रूप का होता है और 2 क्यू प्लस 1 विषम पूर्णांक के रूप का होता है। तो ये हमारा सत्यापित हो गया, ये उदाहरण 2। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यू प्लस 1 या 4 क्यू प्लस 1 या 4 क्यू प्लस 3 का के रूप का होता है जहां क्यू एक पूर्णांक है। ठीक है। तो फिर से इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो फिर से वही लिखेंगे कि यूक्लिड 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 विभाजन विभाजन एल्गोरिदम से हम क्या जानते हैं? तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज इक्वल टू, जहाँ r हमारा 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। अब हम क्वेश्चन पर चले जाते हैं तो लिखते हैं माना कि ए बरा ए कोई क्वेश्चन क्या पूछा है? धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यही मानेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में जो बोलेगा ए को वही मानेंगे। ए एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। और बी को क्या बतला रहे हैं कि क्यू के साथ जो गुणा में रहे उसी को बी मानेंगे। तो क्यू के साथ 4 गुना में है तो इसी को बी इज इक्वल टू 4 है, इतना मान लेते हैं। ठीक है ना। अब फिर से चले आते हैं यहाँ पर, इसके शर्त पर क्या दिया हुआ है कि अब r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। अब हम क्या देख रहे हैं कि r का वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा? तो 0 से 4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास r का वैल्यू मिल रहा है। अतः r इज इक्वल टू 0, 1, 2 और 4 से तो छोटा ही होने वाला है इसलिए ये 3 होने वाला है। ठीक है। अब सबका वैल्यू, r का वैल्यू जब 0 है, ठीक है, इस तरह से लेकर के करते हैं। तो जब r इज इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं शुरू से इस तरह से। पहले रुकिए, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है। और अब जब r इज इक्वल टू 0 है तो a का वैल्यू क्या होने वाला है? b का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 4 है और q ही है और r का वैल्यू 0 है। तो ये हो गया 4q, 4q। जब r इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 4q प्लस 1। ठीक है। जब r इज इक्वल टू 2 तो a का वैल्यू क्या निकल रहा है? 4q प्लस 2। ठीक है। और जब r इज इक्वल टू 3
तो ए का वैल्यू निकल रहा है 4Q प्लस 3। ठीक है ना। अब हमसे ये पूछ रहा है कि 4Q प्लस 1 के बारे में बताइए और 4Q प्लस 3 के बारे में बताइए कि क्या ये विषम पूर्णांक है कि नहीं, है ना। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 4, क्योंकि 2 का गुणज है, इसी कारण से ये हमारे पास क्या मिलने वाला है, ये तो सम संख्या होने वाला है, सम संख्या है। 4Q प्लस 1 क्योंकि सम संख्या के साथ एक गुना हो, एक प्लस हो रहा है, तो ये विषम होने वाला है। सम के साथ सम ही जोड़ होगा तो ये सम ही आएगा, और सम के साथ अगर 3 जुड़ रहा है जो, तो ये हो जाएगा विषम संख्या, यानी कि विषम। तो जो वो बोल रहा है कि कहेंगे अतः 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 क्या हो रहा है कि कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, और ये हो गया फिर से विषम संख्या। तो ये तो प्रूफ दर्शा ही दिए ना कि 4Q प्लस 1 एक विषम संख्या है और 4Q प्लस 3 भी एक विषम संख्या है। ठीक है, तो अतः कह सकते हैं कि अतः 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 एक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसको देखिए आप, इस तरह से बनाना है इसको। ठीक है, अब फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या कहा, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। ठीक है ना। तो आप लोग मिठाई की दुकान में बर्फी और मिठाई को सजाए हुए देखे हैं परात में, मतलब बड़ी सी थाली में वो सजाया हुआ रहता है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि उसके पास अगर परात है तो 420 काजू की बर्फी और 130 बादाम की बर्फी को वो 430 420 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है, तो उसको सजाने में प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हम लोगों को इसका HCF निकालना होगा। ठीक है ना, और यूक्लिड विभाजन से ही इसको बनाना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, 130 से 420 को डिवाइड के रूप में HCF निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39। ठीक है, तो ये हो गया 0, 12 में से 9 गया तो 9 10 11 12, 9 3 12, और ये कट गया। फिर से 130 है, 4 टाइम्स में 3 4 जा 12 ना, ये बचा 0, ये बचा 1, और ये कट गया, और ये 30, 3 10 जा 30, इस तरह से कट रहा है। ठीक है ना। तो इसी को यूक्लिड विभाजन विधि से बना देते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि से HCF। ठीक है ना, और HCF निकालते हैं तो A इज इक्वल टू क्या होता है, BQ प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन B। ठीक है, तो 420 इज इक्वल टू 130 इंटू Q क्या है, 3 प्लस रिमाइंडर 30 है, फिर है 130
130 को डिवाइड कर रहे हैं 30 से, और कोसेंट हो रहा है 4 और रिमाइंडर हो रहा है 10, और फिर जो है 30 को कर रहे हैं तो ये हो गया 10 इंटू, ये 10 है, ये 10 है, ठीक है। तो 3 प्लस 0, और जिस जगह पर रिमाइंडर 0 हो गया तो उसके बाद हमारा b ही HCF होता है, तो HCF इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10, यही ना हमारा HCF है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः प्रत्येक ढेरी में, प्रत्येक ढेरी में, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या होगी, बर्फियों की, बर्फियों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो न्यूनतम संख्या जो है, न्यूनतम स्थान घेरेगा, तो बर्फियों की संख्या जो है कम से कम हमको एक थाल में, थाल बोला है या फिर परात बोला है, तो परात को ही थाल बोलते हैं, बड़े बड़े थाली को, ठीक है। तो उसमें 10 बर्फी रखेंगे, तो 10-10 करके रखना होगा। चलिए अब है प्रश्नावली 1.1, चैप्टर 1 है ये, ठीक है। और चैप्टर 1 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। तो अब तक हमने बहुत सारा क्वेश्चन जो है बना दिया है, और अब देखते हैं एक नंबर में क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि 135 को 135 से 225 को डिवाइड करना है और HCF के टाइप में, ठीक है। भाग विधि से HCF निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, 135 एक बार में ही लगा 0, और ये कितना हो जाएगा, 9 3 12, और ये कट जाएगा 135, 9 2 18, 1 बार में ही लगेगा 90, और ये हो जाएगा 5 4, और ये हो गया 90, तो 2 टाइम्स में 90 ये कट गया, ठीक है ना। अब इसी को यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड द यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम से हम लोग क्या जानते हैं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन बी होने वाला है। तो अब फिर से देखिए, A हमारे लिए ये है, A ये है, B ये है, Q ये है, और R ये है। फिर जब इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे लिए B ये हो जाएगा, A ये हो जाएगा, R ये हो जाएगा, ये कोसेंट Q ये हो जाएगा, और R ये हो जाएगा। इसी तरह से फिर से ये A बन जाएगा, ये B बन जाएगा, ये Q बन जाएगा, और ये R। देखिए तो यहाँ पर 0 हो गया ना, तो कितना, 225 इज इक्वल टू B 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90 है, और 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45 है, और फिर 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। और जिस तरह से रिमाइंडर 0 हुआ
वहीं पर क्या मिल जाता है हमारे पास, HCF मिल जाता है जो कि B होता है। तो 45 हमारा HCF आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। 196 1 का ही है, 2 नंबर क्वेश्चन। 196 से भाग विधि से बनाना है 38,220 का को डिवाइड करना है। तो 19 और 6 है। ये हो गया 3822 और 0। ठीक है, तो सबसे पहली बार में कितना से होगा, 196 200 के आसपास है तो 400 के बहुत ज़्यादा पास चले जाएगा। 1 बार में ही 19 और 6। ठीक है, तो 12 से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6। और यहाँ बच गया 7, 7 में से 9 जाएगा तो 8 17 ना। ठीक है, तो ये हो गया और ये 1 बचा, ये 2 उतरेगा। तो उसके बाद 18 के 54 9 81 81 5 86 और 9 का 9 9 8 17। चलिए छोटा है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर घटेगा तो कितना बचेगा, 12 में से 4 गया तो 8, 6 में से 6 ये 5 9 6 15 और ये दोनों तो कट जाएगा और ये 0 यहाँ उतरेगा, ये 2 यहाँ उतरा है। तो 5 छके 30, 0 तो 5 बार में ही आता है। तो 0 बचा 3, 5 9 45 3 48 हासिल 4, 5 का 5 4 9। तो देखिए ये 0 हो गया, पूरा कट गया। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिदम एल्गो से क्या जानते हैं हम सभी, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 एंड आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन बी। तो 38220 क्या होने वाला है, 196 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये मेरे लिए बी है, ये ए है और ये क्यू है। तो इंटू इंटू 195 और प्लस में 0 बचा, तो एक ही बार में ये हो गया, तो इसी कारण से ये हमारा HCF हो गया। HCF इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 19 और 6। तो इतना आंसर ये हो गया आपका। ठीक है, अब है 3, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। फिर से वही है 8 6 7 और 2 2 5। तो छोटा कौन है, 2 5 5 और 8 6 7। इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना बार में, 3 गुना 6 5 5 दिया 15 1 5 से 5 10 कितना से कर रहे हैं, 3 से नहीं 15 16, 3 गुना 6 1 7, 3 से लगेगा, 3 पचे 15 5 3 पचे 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 गुना 6 1 7। यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1, फिर से 2 5 और 5। इसको कैसे बनाएंगे, तो 2 बार में 204 204, ये हो गया 1 और फिर 5, ये कट गया, 102 है, 51 को 2 से जब करेंगे तो 102 आने वाला है और ये सब कट के 0 हो गया। ठीक है, और एल्गोरिदम फिर से वही लिखना है आपको, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और वो जो है उसको आप करिए। 8 6 7 इज इक्वल टू क्या है, 2
255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102, फिर है 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई कितना 2 प्लस 51, और 102 को करेंगे तो 51 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ से कहेंगे HCF इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 51, क्योंकि B ही हमारा HCF होता है। देखिए यही होता है HCF। तो यूक्लिड ने कहा कि HCF निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए और जो भी वैल्यू B का आएगा वही हमारा HCF होगा। ठीक है, अब चलिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे, सॉल्यूशन क्या बोलेंगे कि माना कि यूक्लिड विभाजन के बारे में सोचिए। a इज इक्वल टू ए के बारे में कहेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक और b बराबर 6 है। ये क्वेश्चन पर b डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि इसी को b मानेंगे जो कि q के साथ गुना होगा। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू होता है BQ प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन B। अब इसी पर हमको B का वैल्यू रखना है, 0 लेस देन और इक्वल्स टू R लेस देन 6, यानी R का वैल्यू यहाँ से हमको पता चल रहा है कि R का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि R का वैल्यू 6 से तो छोटा होगा जबकि 0 से बड़ा होगा, तो 0 से 5 तक जाना होगा। ठीक है, और अब क्या करेंगे, R का वैल्यू हमारे पास मिल चुका है, तो लिखेंगे जब R बराबर 1 तो A का वैल्यू क्या निकलेगा, A का वैल्यू निकलेगा, B हमारे लिए क्या है 6 है, 6 मान के हम लोग रखें इसको, और A बराबर 6Q प्लस 0, यानी कि ये हो जाएगा 6Q, 0 खत्म। R बराबर 2 रखेंगे तो A का वैल्यू आएगा 6Q, ओ पहले 0 ना, 0 रख रहे हैं, और यहाँ पर तो 6Q प्लस 1 ये इसी तरह से रह जाएगा। फिर देखिए R इज इक्वल टू हम 2 ले रहे हैं तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6Q प्लस 2 हो जाएगा। R बराबर जब 3 ले रहे हैं तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6Q प्लस 3 हो जाएगा। R इज इक्वल टू जब हम 4 ले रहे हैं तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6Q प्लस 4। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। और फिर जब R इज इक्वल टू 5 ले रहे हैं तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6Q प्लस 5। ठीक है, अब ये हमसे क्या कहा कि देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। तो देखिए क्योंकि 6 एक सम संख्या है और 6 किसी के साथ भी गुना होगा तो ये तो बनाएगा सम संख्या। ठीक है,
6 क्यूब प्लस 1, तो सम संख्या में जैसे ही 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा विषम संख्या, ठीक है। और जैसे ही 2 प्लस करेंगे तो फिर से सम बन जाएगा, सम संख्या। 3 देंगे तो फिर से विषम, और 4 देंगे तो फिर से सम। और जैसे ही 6 क्यूब में हम 5 ऐड करेंगे तो फिर से वो विषम बन जाएगा, विषम। तो देखिए तो 6 क्यूब प्लस 1 विषम है, 6 क्यूब प्लस 3 विषम है, और 6 क्यूब प्लस 5 विषम के रूप में है। जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है तो क्यू कोई पूर्णांक होगा, 1 2 3 लेना होगा क्यू के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि अतः 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 एक क्या है तो धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। और यही हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। देख लीजिए एक बार। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो ऐसे सवालों के लिए आपको क्या लेना पड़ता है? HCF निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका भी HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन विधि से। तो कैसे करेंगे? 32 ये रफ कर लेते हैं यहाँ पर, और 6 1 6, तो एक बार में 32, ठीक है। कितना आ रहा है? 11 में से 2 गया, 9 2 11, 5 में से 3 गया तो 2 6, ठीक है। और फिर ये यहाँ पर ये वाला भी यहाँ उतरा है, और अब इसको 3 नंबर 27, 9 बार में 9 2 18 के 8 हासिल 1, 27 1 28, ठीक है। 8 2 ये 16 में से 8 गया तो 8, ये दोनों तो गायब। 32 4 8 4 या 32, ये जो है दोनों कट के 0 हो गया। तो इसी को यूक्लिड विभाजन विधि, ठीक है ना, विधि से कैसे जानते हैं? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन बी, ठीक है। लेस देन बी होने वाला है, तो अब क्या हो गया? 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस में कितना बचा था? 19 प्लस 8, रिमाइंडर यहाँ बचा है, ठीक है ना। जब तक ये खत्म ना हो सब तब तक रिमाइंडर नहीं बचता है, तो यहाँ रिमाइंडर बचा है। और फिर से 32 को करना है, तो 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, यानी ये हमारा बी क्या हो गया? जहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 होगा वहीं पर हमारे पास HCF मिल जाएगा। तो HCF इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। तो हम कहेंगे वे मार्च कर सकते हैं उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, ठीक है। जितने भी सैनिक की टुकड़ी है, तो एक लाइन में कितना आर्मी आएगा जवान? तो 8 जवान आएंगे, ठीक है। अब चलिए फिर से 4 नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का
होता है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम करना चाहें तो फिर से वही लिखेंगे कि माना कि यूक्लिड वाला याद रखिए, ए क्या है, तो ए धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और बी क्या मानेंगे, तो बी जो है 3 है, बी 3 है। हमेशा ध्यान रखेंगे बी इसी को मानेंगे जो उसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, क्यू रहे एम रहे, जो पूछेगा। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गो से हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर, ये तो बहुत ज़रूरी है, आर इज लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू जीरो और लेस देन बी। अब इसी पर क्या करेंगे, तो जीरो ले ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू आर, और बी का वैल्यू हम क्या माने हैं 3 ना, तो 3 लेते हैं। यहाँ से आर हमको पता चल रहा है कि 0 होने वाला है, 1 होने वाला है और 2 होने वाला है। 3 से तो छोटा ही होगा, 0 से बड़ा होगा। तो 0 से आगे बढ़ते हैं, 1 2, 0 1 और 2, 3 पर तो जाना नहीं है, ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे कि जब जब r इज इक्वल टू 0, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 0, जो कि आंसर दे रहा है, इधर ब्लैक कर दें, 3 प्लस 0 3q प्लस 0, ठीक है। यानी कि ये हो गया 3q जो कि 3m के रूप का है, जो 3m के रूप में है, केवल q बराबर 3m के रूप में है, जहां जहां m बराबर क्या है, तो q है, ठीक है ना। 3m के रूप में है जहां m बराबर क्या है, तो q है। फिर से जब r बराबर 1, तो क्या बोलेंगे, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, यानी कि जो जो 3m प्लस 1 के रूप में है, के रूप में है, और जहां जहां m बराबर क्या है, तो q है, m बराबर क्या है, तो q है। केवल m के जगह पर q रखेंगे, q के जगह पर m रखेंगे, तो 3m प्लस 1 आ रहा है ना। और फिर कुछ पूछ रहा है, नहीं, तो बस यही है, 3m प्लस 1 के रूप का, और दूसरा ये 2 के बारे में तो पूछा ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो 2 पूछा था वो उसके रूप में है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है ना। एक 0 और 1 लेने पर ही, 0 लेने पर 3m के रूप में आ गया, और 1 लेने पर 3m प्लस 1 के रूप में ये आ गया है, ठीक है। और फिर से है यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, और मान लेते हैं कि माना कि a बराबर क्या है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और b बराबर 9 है। देखिए तो थोड़ा क्वेश्चन में कुछ छूटा है लगता है, कहाँ वर्ग पूछा है ना,
अच्छा रुकिए, तो आंसर अभी नहीं हुआ है, ठीक है। 3m के रूप में है, 3m के, ओहो, इसको जो है क्या करना पड़ेगा, इस तरह से केवल स्क्वायर करना है और कुछ नहीं, यहाँ पर जो हुआ है, ठीक है ना। इतना आया, इतना तो आ गया। अब जो वो वर्ग करने पर बोला है ना, तो यहाँ लिख देते हैं वर्ग, इधर लिख दें, हाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, कि 3q का वर्ग, ये जो है इसका वर्ग करने पर क्या आएगा, वर्ग करने पर, ठीक है ना। तो 3q का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 9q स्क्वायर। और यहाँ पर जो है हमारे पास, इसको दिखाना है 3m के रूप में, तो 3 × 3q का स्क्वायर, जहाँ जहाँ m बराबर क्या है, तो 3q स्क्वायर है, ठीक है ना। कि m का वैल्यू 3q के स्क्वायर को अगर हम m मान ले, तो ये जो है उसके स्क्वायर के रूप में 3m के रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये जो है 3q + 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 यानी ये क्या बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं यहाँ पर, 9q² प्लस 1 प्लस 6q, यानी ये हमारे पास दे रहा है 9q² प्लस 6q प्लस 1। देखिए तो ये 1 को इसी तरह से रहने देंगे जो कि इसके रूप में आने वाला है, और यहाँ से 3 कॉमन हम लेने वाले हैं, 3m + 1 ना, और यहाँ पर क्या बचेगा, 3q² प्लस 2q प्लस 1। और अगर हम केवल इसको मान लेते हैं m, जहाँ जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q को अगर हम m मान ले, तो इस जगह पर 3m हो जाएगा और प्लस 1, तो इसके रूप में ये आ गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा इतना हो गया आंसर, की वर्ग करने पर ये इतना हो जा रहा है, ठीक है। इसके जगह पर हम m रख देंगे, इसके जगह पर तो 3m + 1 जो इसके रूप में है। तो हमको क्या करना होगा, 3q² प्लस 2q को m मानना होगा, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर 9 है, तो फिर से जाएंगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिद्म, एल्गोरिद्म से, एल्गोरिद्म से a = bq + r, वेयर r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b, ठीक है। तो अब कहेंगे कि इसका जो शर्त है, 0 r लेस देन कितना, 9, ठीक है। तो हमारे पास r का वैल्यू क्या क्या होने वाला है, 0 से लेकर 8 तक, 1 2 3, क्योंकि 9 से छोटा और 0 से बड़ा होने वाला है, तो 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब हम रखते हैं, जब जब r बराबर 0, r बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 9q + 0, यानी कि ये हो जाएगा 9q। और इसी को क्या करेंगे हम, वर्ग घन करने पर, ठीक है। तो 9q को, 9q का अब हम घन कर देते हैं, 9q का, यहाँ से क्वेश्चन से बोल रहा है कि 9q का इस घन होना चाहिए, तो 9q का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हम 9 कॉमन ले लें, देखिए ध्यान से, 9 9 जा 81 इंटू कितना हो जाएगा, 9 से 9 और 72, 792, 729q³ होने वाला है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए 9 हमको कॉमन लेना है, तो 81q³ को अगर हम क्या मान ले, m मान लेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ
m इज इक्वल टू 81 क्यू क्यूब। m इज इक्वल टू अगर हम इसके जगह पर ध्यान से देखिए इस तरह से 9 और 81 क्यू क्यूब को अगर हम m मान ले, ये 9m के जैसा हो गया ना। तो जो चीज़ एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हम m मान लेंगे, बस यही करना है इस सवाल में। ठीक है। और अब फिर देखते हैं r इज इक्वल टू कितना लेने वाले हैं। जब r इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल टू 9 क्यूब + 1। और अब इसी का क्यूब करना है, तो इस तरह से क्यूब कर देते हैं, तो 9 क्यूब + 1 का होल क्यूब। तो हम फॉर्मूला जानते हैं a क्यूब यानी 9 क्यू का क्यूब +1 का क्यूब, a क्यूब + b क्यूब +3 इंटू a, 9 क्यूब × 1 इंटू 9 क्यूब + 1, a क्यूब + b क्यूब +3ab इंटू a + b। देखिए ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, a + b का होल क्यूब। फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब होता है a क्यूब + b क्यूब +3ab इंटू a + b। यही फॉर्मूला इस जगह पर अप्लाई किए हैं। तो इसका वैल्यू देखिए 729 क्यू क्यूब हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +327 क्यू इंटू 9 क्यू + 1 हुआ। और इस जगह पर इस वन को पीछे लेकर चले जाएंगे ताकि इस रूप में हमारा ये रहे, 9m + 1 के रूप में रहे। तो ये हो जाएगा 729 क्यू क्यूब प्लस क्या आने वाला है 27 इंटू, इसको ऐसे ही लिख देते हैं 27 इंटू 9 इंटू क्यू स्क्वायर +27 क्यू, और इस जगह पर +1 रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 9 इस तरह से बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 81 क्यू क्यूब बचेगा, प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा कितना 9 3 × 27 ना, 9 तो ये इससे ये 9 निकल जा रहा है, ये जो 9 है ये बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा 27 क्यू स्क्वायर +27। यहाँ इससे क्या निकलेगा, इससे 9 3 जा, ये बचेगा 3Q और ये +1 है। ठीक है ना। तो बस हम लोगों को क्या करना होगा कि m इज इक्वल टू, जहाँ m इज इक्वल टू क्या है, तो 81 क्यू क्यूब +27 क्यू स्क्वायर +3Q को अगर हम m मान ले, तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, ये हो गया 9 और इस टोटल को अगर हम m मान रहे तो 9m, और यहाँ प्लस में 1 है, देखिए प्लस में 1 है, तो ये इस रूप में आ गया 9m + 1 के 9m + 1 के रूप में है। ठीक है। बस इतना ही करना है, और एक बच रहा है। ठीक है। तो इसके लिए देखिए यहाँ से जाते हैं। हम्म, पर चले आते हैं। ठीक है। इसी में है, तो रुक जाइए, एक क्वेश्चन ये जो है 9m + 8 जो है 2 लेने पर आ जाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए तो क्या था अब जब r इज इक्वल टू
अब जब r इज इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 9q प्लस 2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे ना, ये क्यूब करेंगे तो 9q प्लस 2 का होल क्यूब, फिर से a प्लस बी का होल क्यूब हो रहा है, तो 9q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू प्लस 3 ए भी ना, प्लस 3 इंटू 9q इंटू 2 इंटू 9q प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, 729q क्यूब प्लस 8 प्लस 27, ये 9 है, 27 और इंटू 2, ओहो 39, 27 इंटू 2 कितना हो जा रहा है, 54 क्यू इंटू 9q प्लस 2 हो रहा है। अब इस 8 को क्या करेंगे, तो उस तरफ लेकर चले जाएंगे और इसको 729q क्यूब प्लस 54 q इंटू 9q प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 10, 108, 8q 108q 8q इतना हो गया, और ये जो है इसको प्लस में 8 रखेंगे, ठीक है। तो अब जो है इसमें इसको इसके फॉर्म में बनाना है, कैसे फॉर्म में, तो 9m प्लस 2 के रूप में लाना है। तो यहाँ पर 9 ले लेते हैं कॉमन, और यहाँ पर बच जाएगा 81q क्यूब प्लस, यहाँ से 9 बाहर निकला है तो 54q स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये बाहर 54 रह गया, प्लस में यहाँ पर देखिए तो 9 जो है इसमें मल्टीप्लाई हुआ था तो 54 और q बाहर हुआ प्लस में 8। तो जैसे ही हम इस टोटल को इसको जहाँ जहाँ 80 m इज इक्वल टू 81q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 54q को m ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9m, इस टोटल को m मान लिए और प्लस में 8 जो कि उसमें था। तो इस तरह से ये तीनों ही उस रूप में आंसर करके दे देंगे कि हाँ न के रूप में ये है, के रूप में है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 1.1 चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। और ठीक है, धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए।